अब अगर ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो आप नोट कर लीजिए, जैसे हमने असाइनमेंट प्रॉब्लम्स में भी नोट किए थे, तो यहाँ पर भी आप कुछ पॉइंट्स हैं जिनको लिखेंगे। तो नोट डालकर आप लिख लो, नोट नंबर वन तो ये कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने होंगे यहां पर, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल टू किसके होंगे, m इंटू एन के, क्योंकि एक्स आई जे नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, एक्स आई जे, आई की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक जा रही है, m तक, j की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक जा रही है, n तक, ठीक है। तो m क्रॉस n की मैट्रिक्स बन रही थी आपकी, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, m इंटू एन। नंबर टू नंबर ऑफ कंस्टेंट्स, नंबर ऑफ कंस्टेंट्स कितने बनेंगे, कितने कंस्टेंट आ रहे हैं, देखो ये जो सेकंड वाला पार्ट है इसको अपन कंस्टेंट कहते हैं। तो m तो यहां पर आ रहे हैं और n यहां पर आ रहे हैं, तो m प्लस n हो गए, m प्लस n। ये नंबर थ्री नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कंस्टेंट्स इक्वल टू किसके हो जाएगा, m प्लस n माइनस 1 के, ठीक है। क्योंकि एक कंस्टेंट अपन क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। सेम चीज कहां पर लिखी थी हमने, असाइनमेंट प्रॉब्लम्स में। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट की जब भी बात की जाएगी तो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कंस्टेंट कितना होगा, m प्लस n माइनस 1 होगा। और आप एक चीज और देख सकते हो यहां पर, नंबर 4 में लिख सकता हूं, असाइनमेंट प्रॉब्लम्स आर particular cases of transportation problems. When m इक्वल टू n, अगर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में m इक्वल टू n हम रख दें तो जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो किसका पार्टिकुलर केस बन गई, असाइनमेंट प्रॉब्लम्स का। आप देख सकते हो m इक्वल टू n जैसे आप रखोगे तो नंबर ऑफ वेरिएबल n स्क्वायर था वहां पर, नंबर ऑफ कंस्टेंट्स वहां पर क्या था, 2n था, और नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कंस्टेंट कितने बन रहे थे वहां पर, 2n माइनस 1 बन रहे थे, एंड सो ऑन। तो यहां से आप देख सकते हो कि जो असाइनमेंट प्रॉब्लम है वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स का क्या है, पार्टिकुलर केस है। और इसी को आप ये भी लिख सकते हो कि जो जितनी भी इक्वलिटीज यहां पर आ रही है, ठीक है, इसी को आप दूसरे फॉर्म में ये भी लिख सकते हो, नंबर 5 भाई यहां पर कितनी इक्वलिटी या इक्वेशंस आ रही हैं आपके पास, m प्लस n, यानी कि आउट ऑफ m प्लस n इक्वेशंस, there are m plus n minus 1 linearly independent equations, ठीक है। इस तरह भी आप इसको लिख सकते हो कि जो टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस आपके पास आ रहे हैं m प्लस n, उनमें से लीनियरली इंडिपेंडेंट कितने हैं, m प्लस n माइनस 1। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर हम करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो इसको तो मैं लिखा रहने देता हूँ, मिनिमम ऑफ z इक्वल टू डबल समीशन है, j इक्वल टू i इक्वल टू 1 to m, j इक्वल टू 1 to n, Cij और Xi। नंबर 6 डेफिनेशन में लिख रहा हूं फिजिबल सॉल्यूशन की, फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। तो फिजिबल सॉल्यूशन किस तरह से डिफाइन करोगे, Xij की वो वैल्यूज जो इन कंस्टेंट्स को सेटिस्फाई करे, ठीक है, कंस्टेंट्स को सेटिस्फाई करे और सारे Xij कैसे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो,
तब ये इसका क्या कहलाएगा, फिजिबल सॉल्यूशन। सुसंगत हल में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हैं और साथ में वो कंस्टेंट्स को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, एक्स आई जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज सेड टू बी फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, टीपी में लिख देता हूं, टीपी शॉर्ट में, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, if it satisfy second, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन आ रहा है एक्स आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और साथ में सेकंड को सेटिस्फाई करना चाहिए। सेकंड का मतलब क्या है, कंस्टेंट, जो भी ये दोनों कंस्टेंट्स आ रहे हैं, दोनों का मतलब क्या, m प्लस n कंस्टेंट आ रहे हैं, इन सबको क्या करने चाहिए, सेटिस्फाई करने चाहिए। उस केस में हम ये कहेंगे कि जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, फिजिबल सॉल्यूशन है। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपने पास बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है नंबर 7, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो, इफ फिजिबल सॉल्यूशन, if a feasible solution is basic also, then it is called basic feasible solution, then it is called basic, यानी कि कोई भी सुसंगत हल है वो अगर आधारी भी हो तब उसको अपन क्या कहेंगे, आधारी सुसंगत हल कहेंगे। और यहां पर here in transportation problem, a solution is said to be basic feasible solution if it does not contain a loop through allocated cells। ठीक है, तो ये वर्ड अभी थोड़ा सा नया है आपके लिए, क्योंकि एलोकेशन अभी हमने किया नहीं है। तो जब एलोकेशन हम करेंगे तो उससे हमें पता चलेगा। एलोकेशन का मतलब ये कि सपोज ये प्रॉब्लम आपको दे रखी है, ये सपोज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, सारी चीज़ें लिखी हुई है आपके पास इसमें, सपोज ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आपको दे रखी है इस तरह से। ठीक है, अब मान लेते हैं कि अलोकेशन का मतलब है कि इधर आपके ओरिजिन है O1 O2 O3, इधर आपकी डेस्टिनेशन D1 D2 D3, सपोज D4 और ले लेता हूँ। इक्वल होना कोई ज़रूरी नहीं है, इक्वल हो भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है आपके पास। तो O1 से D1 पर जब आप जा रहे हो, O1 से D1 पर, ठीक है, तो O1 D1 को माल भेजेगा या नहीं, O1 D2 को माल भेजेगा नहीं, ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है, अब अपन रूल पढ़ेंगे अभी कि भाई कौन किसको माल भेजेगा, उसके क्या रूल है, क्या नियम है, वो हम देखेंगे। उससे पहले अगर हम मान लें एक बार के लिए कि सपोज O1 D1 को भेज रहा है और मान लिया O1 D2 को भी भेज रहा है कुछ माल, इसी तरह से O2 सपोज D1 को भेज रहा है और O2 सपोज D2 को भी भेज रहा है, इस तरह की स्थिति बन सकती है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप देखो जो अलोकेटेड सेल्स हैं, अब इन सेल्स में अलोकेशन कर दिया मैंने, बाकी तो खाली पड़ी हैं, बाकी सेल्स क्या है, खाली, केवल इनमें क्या हो गया, अलोकेशन हो गया। अगर ये अलोकेशन हो रहा है इस तरह से, तो यहां पर आप देख सकते हो एक लूप बन गया मेरे पास। क्या बन गया, एक लूप, ये लूप बन गया। अगर इस तरह का लूप बन गया, ठीक है, तब फिर आपका जो सॉल्यूशन है वो बेसिक सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कि इस तरह का कोई भी लूप नहीं बनना चाहिए। इस केस में नॉन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कहलाएगा। अब क्या कहलाएगा, नॉन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, अगर लूप बन गया तो। ठीक है, अगर मैं इस तरह से बनाता इसको, सपोज ये बना देता मैं, ये प्रॉब्लम है सपोज,
मान लेते हैं कि यहाँ पर एक अलोकेशन हो रहा है, एक अलोकेशन सपोज यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, और एक अलोकेशन मान लेता हूँ मैं यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, और एक अलोकेशन मैंने सपोज यहाँ पर मान लिया ये हो रहा है। तो अब देखो आप, ठीक है, यहाँ पर लूप बन रहा है, लूप भी कैसा, क्लोज्ड, कैसा बन रहा है, क्लोज्ड लूप। अब यहाँ पर देखें, इसको मैंने इससे मिलाया, इसको मैंने इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। अब इनको डायरेक्ट तो आप मिला नहीं सकते आप, अब इसको आप क्लोज नहीं कर सकते, यानी कि अब ये क्या बन रहा है यहाँ पर, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अब ये क्या है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में जब हम सोल्व करेंगे तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आपको तभी मिलेगा जब वहां पर किसी भी तरह का कोई लूप नहीं बन रहा है। अगर लूप कंटेन कर रहा है, वहां पर बेसिक जो अलोकेटेड सेल्स है उनसे होता हुआ लूप बन रहा है, उस केस में फिर वो सॉल्यूशन आपका क्या होगा, नॉन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। बाकी जब क्वेश्चंस हम करेंगे इसके, ठीक है, जब इसका प्रोसीजर बताएंगे आपको कि किस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, तो फिर आपको ये सारी की सारी चीजें वहां पर बताएंगे। इसके बाद, और इसको जो नॉन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है, इसको आप दूसरा नाम भी दे सकते हो, डिपेंडेंट, इसको बोलते हैं डिपेंडेंट अलोकेशन। क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट अलोकेशन। और बेसिक फिजिबल यानी कि जहां लूप नहीं है उस केस में आप इसको कहोगे इंडिपेंडेंट अलोकेशन, इंडिपेंडेंट अलोकेशन, ठीक है। तो जहां पर आपके लूप बन रहा है उस केस में जो अलोकेशन है वो क्या कहलाएंगे, ये जो अलोकेशंस जो है ये क्या कहलाएंगे, डिपेंडेंट कहलाएंगे। और जहां पर लूप नहीं बन रहा है, यानी कि जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, उस केस में जो लूप बनेंगे वो क्या कहलाएंगे आपके, या उस केस में जो अलोकेशंस जो बनेंगे उस लूप के करस्पॉन्डिंग वो क्या कहलाएंगे, लूप तो बन ही नहीं रहा है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो अलोकेशन है वो क्या कहलाएंगे, इंडिपेंडेंट अलोकेशन कहलाएंगे। और अगर इंडिपेंडेंट अलोकेशन है उस केस में जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो बनेंगे आपके, ठीक है, या नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स जो यहाँ पर बनेंगे, नंबर ऑफ अलोकेशंस जो होंगी इंडिपेंडेंट के केस में वो क्या होगी, m+n-1। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया कि अगर इंडिपेंडेंट अलोकेशंस हो रहे हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो अलोकेशंस होगा वो कितना होगा, m+n-1, ठीक है। इतने अलोकेशंस हो सकते हैं क्योंकि इंडिपेंडेंट के केस में मेरे पास कितने कंस्ट्रेंट्स मिल रहे हैं, इंडिपेंडेंट m+n-1। तो दो चीजें हैं यहाँ पर, एक तो डिपेंडेंट अलोकेशन हो रहा है, उस केस में तो जो सॉल्यूशन है वो क्या कहलाएगा, नॉन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। और जब इंडिपेंडेंट अलोकेशन हो रहे हैं तब ये बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कहलाएगा। और इस केस में जो नंबर ऑफ अलोकेशंस होगी इंडिपेंडेंट के केस में वो कितनी होगी, m+n-1 होगी, ठीक है। तो ये एक और पॉइंट हो गया, पॉइंट नंबर 7। इसके अंदर मैंने आपको एक तो बेसिक के बारे में बता दिया और साथ ही नॉन बेसिक किसको कहोगे ये भी आपको बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखें, पॉइंट नंबर 8। तो ये पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है, आपको एक साथ सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं और क्वेश्चंस इन पॉइंट्स से भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट हम यहां पर कर रहे हैं, नेक्स्ट नंबर 8, और उसमें लिखो आप नॉन डिजनरेट फिजिबल सॉल्यूशन। नंबर 8 में है नॉन डिजनरेट फिजिबल सॉल्यूशन। नॉन डिजनरेट फिजिबल सॉल्यूशन। तो इस केस में जो नंबर ऑफ अलोकेशंस हैं, नंबर ऑफ अलोकेशंस अगर एग्जैक्टली क्या है, m+n-1 है। अगर नंबर ऑफ अलोकेशंस क्या है, एग्जैक्टली m+n-1 है, उस केस में जो सॉल्यूशन होगा आपका फिजिबल सॉल्यूशन वो हमेशा क्या बनने वाला है, नॉन डिजनरेट बनने वाला है, ठीक है। और इसी तरह से अगर डिजनरेट की मैं बात करूं, डिजनरेट की बात, तो नंबर 9 डिजनरेट फिजिबल सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ अलोकेशंस विल बी लेस देन m+n-1। अगर नंबर ऑफ अलोकेशंस m+n-1 से कम आ गए आपके, उस केस में जो फिजिबल सॉल्यूशन है वो क्या कहलाएगा,
डिजनरेट फिजिबल सॉल्यूशन बनेगा, और एग्जैक्टली m प्लस n माइनस 1 है तो फिर वो नॉन डिजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है, बेसिक भी लिख लो आप, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन और डिजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कहलाएगा। और m प्लस n माइनस 1 से ज्यादा जैसे ही होगा, तो ज्यादा का मतलब तो प्लस 1 करते ही m प्लस n हो गया, उस केस में फिर क्या बन जाएगा आपका, वो नॉन बेसिक बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि बेसिक में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलोकेशन है वो कितने आ सकते हैं, m प्लस n माइनस 1 आ सकते हैं, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड कुछ अभी तक हमने टर्म्स पढ़ी है जो कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से रिलेटेड है। इसके बाद हम इसमें आते हैं इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करने के मेथड्स। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस किस किस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। एक पॉइंट और आप इसमें लिख सकते हो, नंबर 10 नंबर ऑफ नॉन अलोकेटेड सेल्स, नंबर ऑफ नॉन अलोकेटेड सेल्स। अगर नॉन अलोकेटेड से, भाई अलोकेटेड सेल्स तो आपको अगर देखनी है, ठीक है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के केस में, तो अलोकेटेड सेल्स तो कितनी आपकी m प्लस n माइनस 1 टोटल नंबर ऑफ अलोकेशंस हो सकते हैं। तो कितनी, क्योंकि टोटल सेल्स आप देखोगे तो भाई आपकी जो मैट्रिक्स है ओरिजिनल वो किसकी है, m क्रॉस n की, किसकी है, m क्रॉस n की। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ सेल्स तो कितनी है, mn है टोटल तो, और इनमें से इतनी सेल्स पर अलोकेशन हो गया m प्लस n माइनस 1 पर, यानी कि m प्लस n माइनस 1 इतनी सेल्स हैं जिन पर क्या हो गया, अलोकेशन हो गया। तो नॉन अलोकेटेड कितनी बची, टोटल में से इन सेल्स को आप माइनस कर दोगे, तो ये क्या है, नंबर ऑफ नॉन अलोकेटेड सेल्स। तो क्या बनेगा, देखो ये m इंटू n माइनस m आ गया, माइनस n और प्लस 1, तो ये बन जाएगा, इन दोनों में से मैंने m कॉमन ले लिया तो n माइनस 1 आ गया, यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लिया, n माइनस 1 आ गया, तो यहाँ से बन गया m माइनस 1 और इंटू n माइनस 1, ठीक है। तो नॉन अलोकेटेड सेल्स का नंबर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो क्या हो गया अपना m माइनस 1 और इंटू n माइनस 1। इसी तरह से एक पॉइंट और आपको दे रखा है एक थ्योरम की फॉर्म में बुक के अंदर, और ये पॉइंट दे रखा है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होगा। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी एंड sufficient condition for a feasible solution of transportation problem is that summation of ai where I equal to 1 to m equal to summation of bj where j equal to 1 to n, where j equal to 1 to n, ठीक है। तो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन यानी कि आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध किसी भी सॉल्यूशन के सुसंगत हल होने का, ठीक है, किसी भी हल के सुसंगत होने का आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध ये है कि समीशन ऑफ ए आई किसके इक्वल होना चाहिए, समीशन ऑफ बीजे के होना चाहिए, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए जब भी आप सॉल्यूशन फाइंड करने जाओगे, अगर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस नहीं है, यानी कि टोटल कैपेसिटी और टोटल डिमांड अगर सेम नहीं है, तो पहले उसको आप सेम बनाओगे किसी भी तरह से, उसका क्या तरीका है वो बताएंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर आप उसको सॉल्व करोगे।